हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मैकेनिक्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आर चार में कोई एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ ये जानना होगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है क्या। ये जो क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक चार्ज यहाँ रख दीजिए, चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। किसी भी पॉइंट पर आप देखिए इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पर ई है, तो इस जगह पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहेंगे, वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक तो हुआ कि आपने चार्ज रख दिया। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने कैपेसिटर ले लिया है और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, यदि कॉर्नर को छोड़ दें तो हर जगह एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा वही होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर मीडिया क्या है, एयर है। एयर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम 1 लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंपली 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यदि इसके अंदर में हम कोई मटेरियल डाल दें जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो एप्सिलॉन नॉट को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो है सो ये लाइट है। लाइट में लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों ही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। डायमेंशन देखिए सेम है। और इतना ही जो है सो मैग्नेटिक फील्ड इसका भी है, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और ये दोनों आपस में सेम है, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। तो किसी भी जगह पे जो एनर्जी फील्ड होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, हमें तो केवल इसका डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन हमें इसका बताना होगा एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का जो है पहले हम डायमेंशन लिखेंगे, एनर्जी, डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये दोनों का डायमेंशन लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एनर्जी का क्या है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स लिख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, नहीं कि और एल आ गया, ये हो गया आपका एनर्जी। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना है, क्यूबिक मीटर को वॉल्यूम कहते हैं, L3। किसी भी चीज का वॉल्यूम LBH, रेक्टेंगुलर यदि बॉक्स है तो LBH। तो यहाँ से आपका जो डायमेंशन है, मास में 1, L में -1, 2 -3 -1 और T में -2, ये आपका आंसर हो गया। M L -1 T -2, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का कि डायमेंशन क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का। यदि आपको इसके जगह पर लिख देता हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट और पूछता है इसका डायमेंशन क्या है, एक्जैक्टली सेम। ये भी एनर्जी है डेंसिटी, लेकिन ये कैसा एनर्जी है, एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये भी है। तो इसका भी डायमेंशन एक्जैक्टली सेम होगा, मास में 1, एल में -2 और ये क्या लिखा मैंने, और टी में -2, एल में -1, -1, टी में -2, एल में -1, टी में -2, एग्जैक्टली सेम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो या ये हो बी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायमेंशन एक्जैक्टली सेम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जीरो से स्टार्ट किया है,
एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर टाइम t1 टाइम तक एक्सेलरेट करता है। हम क्या करते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं, vt प्लॉट, वेलोसिटी y एक्सिस में और टाइम t एक्सिस में। ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। नीचे जाएंगे तो डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में जो डायरेक्शन प्लस है। एनीवे, तो स्टार्ट कहाँ से किया, ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया, और कोई टाइम t तक जो है, ये टाइम हमारा हो गया t1 तक, यहाँ से यहाँ तक t1 जो टाइम है, सो ये टाइम कितना आ गया, 0 से स्टार्ट किया t1 तक। कितना एक्सलेशन से चल रहा है, इसका एक्सलेशन दिया है अल्फा। एक्सलेशन अल्फा का मतलब क्या है, vt प्लॉट में जो है स्लोप जो होता है वही एक्सलेशन होता है। तो ये जो प्लॉट का स्लोप जो दिख रहा है वो है अल्फा। और स्लोप का मतलब ये जो एंगल दिख रहा है θ1, उसका tan थीटा, θ1 का tan, वही है स्लोप हमारा, वही है एक्सलेशन। दूसरा, यहां से आने के बाद में वो जो है सो अब इसका स्लोप जो है सो कुछ और है, इसका स्लोप जो है सो बोला बीटा है, और वो डिसलरेट कर रहा है, तो स्लोप जो है सो माइनस बीटा हो गया, स्लोप जो माइनस बीटा हो गया। और ए यदि यहाँ पर एंगल θ2 हम ले लें तो ए हो जाएगा tan θ2। इनफैक्ट हमें ए वाला एंगल लेना चाहिए ना, ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल θ2 है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस θ2, राइट। ये आपका है एंगल, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, vm कहते हैं, ये vm का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो देखिए हमारे पास दो ठो मोशन है, एक एक्सलेशन वाला है और एक डिसलरेशन वाला है। दोनों को हम अलग अलग चलते हैं, ये इधर एक्सलेशन वाला और इधर डिसलरेशन वाला चलेंगे। एक्सलरेशन में क्या है, हम कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, v इक्वल टू यू प्लस at, ये फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों ही जगह में ये कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट होता है तो हम चार फार्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा फार्मूला क्या लगाते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। हम यही भी फार्मूला लगा सकते हैं, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, u प्लस a बाय 2 टाइम 2n माइनस 1। ये सारे फार्मूला लगा सकते हैं, चार पांच जो भी फार्मूला है लगा सकते हैं जब एक्सलेशन हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सलेशन कांस्टेंट है दोनों जगह में फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस at। हम ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी vm, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में कह दिया है कि 0 है, स्टार्ट किया है 0 से, कह दिया 0 है, प्लस एक्सलेशन इसका अल्फा दिया हुआ है, और टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा, तो vm इक्वल टू अल्फा t1, एक इक्वेशन हो गया आपका। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन में बोला है कि t2 टाइम लगा, सेकेंड टाइम जो है सो t2 टाइम लगा। ये देखिए ये टाइम है आपका t2, तो इसको क्या लिखेंगे, t इक्वल टू ये 0, यहाँ पर t1, यहाँ पर t2 एक्स्ट्रा, t1 प्लस t2, ठीक है। तो अब हम इसको लिखने चले, इस मोशन को देख रहे हैं, डिसलेशन वाला मोशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिर यही फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है vm, एक्सलेशन कितना है माइनस बीटा, क्योंकि डिसलेशन बीटा है, एक्सलेशन माइनस बीटा, ये हमारे यहाँ पर एक्सलेशन है, फार्मूला में ये एक्सलेशन है, और एक्सलेशन इक्वल टू माइनस डिसलेशन। टाइम कितना लगा, बस यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताइए t2, पूरा नहीं, ये केवल ये इस मोशन का हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका टाइम बताना है। vm कितना आ गया, बीटा t2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आपको क्या देता है, इधर हो गया 2vm, इधर दे दिया अल्फा प्लस बीटा, नहीं, अल्फा t1 प्लस बीटा t2। तो इस तरह से vm इज इक्वल टू अल्फा t1
प्लस बीटा T2 बाय 2, एक वैल्यू ए आ गया। कोई और वैल्यू भी आएगा क्या? ऐसा करते हैं, देखिए टोटल टाइम जो है, यहाँ से टाइम को निकाल लेते हैं। टाइम कितना निकल गया? वी एम बाय अल्फा। और यहाँ से टाइम कितना निकल गया? वी एम बाय बीटा। टोटल जो टाइम है T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? यहाँ से वी एम बाय अल्फा प्लस वी एम बाय बीटा। RHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वी एम कॉमन कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, एक्चुअली बीटा प्लस अल्फा जो कि सेम है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। तो यहाँ से आपको V1 प्लस V2 भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम। यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम है और यहाँ पर टोटल टाइम है। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, वी एम इज इक्वल टू अल्फा बीटा टोटल टाइम होल डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये आपका आंसर हो गया। तो ए भी आंसर है, ए भी आंसर है। आप ढूंढिए इसमें से कौन कौन सा आंसर आपको मिल रहा है। पहले वाला अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा जो कि यहाँ नजर आ रहा है, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टोटल टाइम T1 प्लस T2, मतलब ए ऑप्शन सही है। लेकिन साथ में यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, अल्फा T1 प्लस बीटा T2 बाय 2, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों ही सही है। हमने जो आंसर आपको प्रोवाइड किया उसमें शायद केवल ऑप्शन 1 को सही बताया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। हमने हालांकि केवल सोचा, फर्स्ट टाइम सोचा कि केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों सही आ रहा है, दोनों ही सही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन है, थोड़ा बना लेते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हुआ। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज थीटा, ये थीटा दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू एस दिया हुआ है। द मिनिमम फोर्स F पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन। ओके, तो यदि हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या कर रहा है? वो स्लाइड कर रहा है, राइट, नीचे स्लाइड कर रहा है। हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं नीचे तो वो स्लाइड कर रहा है, तो हम एक फोर्स लगा दे रहे हैं इधर अपवर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन, अब वो स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है? ये जो फोर्स आप लगा रहे हो F, इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है? दो और फोर्स लग रहा है इस पर। हम केवल इस ब्लॉक को देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं, इस इंक्लाइन प्लेन को नहीं देख रहे हैं। ब्लॉक पर एक तो उसका फोर्स लग रहा है वेट mg, और दूसरा लग रहा है, ये दोनों कांटेक्ट में है। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, कांटेक्ट में है तो रिएक्शन दिया, और नॉर्मल दिया है क्योंकि इस ये देख रहे हैं दोनों कांटेक्ट है, उसका नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, एक है वेट 2, और एक आपने जो लगाया F 3। अब ये नहीं गिर रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको तो बना सकते हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया। आप इसको आप यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करके, नहीं गिर रहा है, इक्विलिब्रियम कंसीडर करके आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको यहाँ पर उससे पहले एक पहला मेथड ऐसे बताता हूँ बिना किसी कैलकुलेशन के। मेथड 1, विदाउट कैलकुलेशन कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए जो फोर्स आप लगा रहे हो, ये तो वही फोर्स दे रहा है ना, वो फोर्स कितना है, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो वो 0 हो जाए। यदि अभी जो फोर्स लगा रहे हो तो क्या है, वो अब गिरने को है, नहीं गिर रहा है, ठीक है नहीं गिर रहा है। लेकिन यदि इस फोर्स से भी थोड़ा भी कम फोर्स आपने लगाया तो नीचे गिरने की टेंडेंसी रखेगा, राइट। तो ये सिचुएशन कैसा है, नीचे गिरने वाला, अब न तब नीचे गिरेगा, राइट, अब न तब नीचे गिरने वाला सिचुएशन है। तो यदि आपने फोर्स को 0 कर दिया तब वो अब न तब नीचे गिरने वाला सिचुएशन हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि थीटा ऐसा है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल 0 लगा रहे हैं, और तब उस अभी जैसे जैसे फोर्स हटा देंगे तो धड़ाम से नीचे गिरेगा एक्सलेशन के साथ में। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो 0 है, और तब वो अब तब गिरने के सिचुएशन में, जितना भी फोर्स है वो 0 कब होगा, यदि वो फोर्स को मैंने 0 कर दिया तो क्या होना चाहिए, ये गिरने के सिचुएशन में है। और कब ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर आप कोई ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, वो अब न तब गिरने के सिचुएशन में है। उस केस में ये tan थीटा का वैल्यू होता है
म्यू एस के बराबर। ये वो सिचुएशन है जब वो गिरने गिरने को, जैसे कि आप ये इस प्लेन को ले लीजिए, यहाँ पर ये प्लेन है आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका अपना एक एंगल है, इस पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए नहीं गिरेगा, थोड़ा और उठा दीजिए नहीं गिरेगा, थोड़ा और उठा दीजिए नहीं गिरेगा, थोड़ा और उठाइए, अब तब गिरने गिरने को है, इससे थोड़ा सा भी जैसे आप ऊपर उठाएंगे वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये जब गिरने गिरने को है उस वक्त जो एंगल थीटा है उसका tan म्यू एस के बराबर होता है, ये आपको पता है। वही उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारा फोर्स जीरो है, जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो जीरो है, तो जीरो जब वो फोर्स है तो ये सिचुएशन हमें मिलना चाहिए। चारों में से किस में से मिलेगा वो सिचुएशन? पहला में मिलेगा क्या? ऑप्शन वन में। एफ इजकल टू जीरो जैसे ही रखता हूं तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, मिल गया वो सिचुएशन। तो यही आपका आंसर सही। दो नहीं देगा, दो आपको क्या देगा? जो ऑप्शन दो है वो देगा आपको टेन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू एस। माइनस म्यू एस का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा। और ये क्या देगा आपको? आपको देगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रहा है, वो भी नहीं है। म्यू में देना है, ये साइन थीटा इक्वल टू जीरो देगा, ये भी नहीं दे रहा है। तो जो दे रहा है वो केवल पहला वाला दे रहा है, तो वही आपका आंसर हो गया। बिना सॉल्व किए इसको बना सकते हैं। आप चलते हैं इसको सॉल्व करके बनाते हैं। इधर मेथड 2, इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, हम दो ठो प्लेन, दो ठो डायरेक्शन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक्स को हम कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं वाई, दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं कि इसके दोनों डायरेक्शन में हम देखेंगे। पहले हम वाई एक्सिस में देखते हैं, मोशन जो है वाई एक्सिस में देखेंगे और फिर हम देखेंगे एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या कोई मोशन है? नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे फोर्स लगेगा। ये एम जी जो है इसका कंपोनेंट, ये देखिए एंगल थीटा आ जाएगा आपका, आप निकाल कर देखिए एंगल थीटा आ जाएगा। तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर है जिधर एडजेसेंट टू एंगल एम जी कॉस थीटा, और ये जिधर एम जी कॉस थीटा आया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब इस एम जी को भूल जाइए आप, जब हम एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा लिख चुके हैं तो ये एम जी को भूल जाइए। अब वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में एक फोर्स एन ऊपर लग रहा है और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में एम जी कॉस थीटा लग रहा है। एक्स एक्सिस में देखते हैं, एक्स एक्सिस में एक फोर्स आप लगा रहे हो एफ, और दूसरा फोर्स एम जी साइन थीटा है, और कोई दूसरा फोर्स नहीं। एन का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? जीरो, एम जी साइन थीटा। लेकिन फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन तो दिखाया ही नहीं। ये किधर गिरने वाला है? नीचे गिरने वाला है, इसका गिरने का टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है सो ऊपर लगेगा, तो एफ के साथ में ऐड करना पड़ेगा। और एफ एस कितना होगा? एफ एस होता है म्यू एस एन, मैक्सिमम वैल्यू। एफ एस एक स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू घटता है बढ़ता है। एफ एस का जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होता है और जाता है म्यू एस एन, जब वो गिरने गिरने को होता है तब जो है सो आता है म्यू एस एन। यहाँ पर वही सिचुएशन है, गिरने गिरने वाला सिचुएशन है, थोड़ा भी एफ कम कर कीजिएगा तो नीचे गिरने लगेगा। तो ये जो फोर्स है मैक्सिमम है म्यू एस एन, और एफ इक्वल टू एम जी को साइन थीटा। एन का वैल्यू देखिए लेफ्ट साइड में निकाले हुए हैं यहाँ पर, उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एफ यहाँ से आ गया आपका एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, ये रहा आपका आंसर। तो ये यहाँ पर आगे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कैलकुलेशन नहीं करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई एफ को जीरो हम यदि कर दें और वो तब भी गिरने गिरने की सिचुएशन में हो, मतलब कि जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, मान लिया वो यदि जीरो होगा, तो उस सिचुएशन में हमें ये वाला कंडीशन आना चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, क्योंकि ब्लॉक तब गिरने गिरने को सिचुएशन में है। और ये कंडीशन चारों में से कौन ऑप्शन देता है? पहला ऑप्शन देता है, तो बिना कैलकुलेशन के ही उसको हम बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle of mass small m is performing SHM, simple harmonic motion, with amplitude a or angular frequency omega. The average kinetic energy of the particle over one complete oscillation is how much? इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। पहले इजी तरीका, देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है,
ठीक है। तो एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी फिक्स है। और ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी, और इसका मिरर इमेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं के फॉर काइनेटिक एनर्जी, नहीं ये उल्टा हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये है टोटल एनर्जी। एनर्जी कंजर्व्ड है, तो टोटल एनर्जी इसका कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। अब यदि हम एवरेज ले लें इधर, और इधर भी एवरेज ले लें, तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल एनर्जी के एवरेज जो है सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के बराबर होगा। और टोटल एनर्जी क्या है, ये तो फिक्स्ड है ना, देखिए ये वाला है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होता है, ये आपको याद रखना है, जितना मैक्सिमम आप ऐसे सोच सकते हो, यू मैक्सिमम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, और ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही है टोटल एनर्जी। तो ये हर जगह इसका वैल्यू सेम है, तो एवरेज क्या लेना, एवरेज भी वही है, इंस्टेंटेनियस भी वही है। तो ये वैल्यू तो हमें पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये दोनों को देखिए, यू और के, ये जस्ट मिरर इमेज है, दोनों ही तो सेम है, केवल उलट गया है। तो दोनों के एवरेज भी तो सेम ही आएगा, दोनों का एवरेज सेम है, यू के एवरेज भी और के का एवरेज भी दोनों सेम है, मतलब यू का एवरेज और के का एवरेज सेम है। ये फिगर से देख लिया। तो यहाँ पर हम दोनों के जगह पर के लिख दिए, ये आ गया 2k। तो यहाँ से आपको के मिल गया कितना, ये जो टोटल एनर्जी है उसका हाफ, टोटल एनर्जी का हाफ। और ये टोटल एनर्जी के एवरेज जो है सो जस्ट इंस्टेंटेनियस के बराबर है, और ये वैल्यू आपका इतना है। तो ये कितना आ गया, हाफ यहाँ पर ऑलरेडी है, उसको हाफ से डिवाइड किया, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। अब यदि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, विथ कैलकुलेशन। यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन किया ही नहीं, बहुत मिनिमल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर क्या पूछा कि काइनेटिक एनर्जी का हमें एवरेज बताना है। काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी को कैसे लिखते हैं, भी को लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस पोजीशन स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो उसका स्क्वायर करना है यहाँ पर, हाफ एम, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या लिखें, एक्स जो है सो तो आप लिखोगे ए साइन ओमेगा टी, या लिखोगे यदि आप चाहोगे तो, और एक्स इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये लिखोगे। दोनों में से जो मर्जी है आप लिखिए, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। दोनों को लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आ गया आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इजकल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें निकालना है क्या, के का एवरेज, ये तो के है, के का एवरेज कैसे निकालें। तो यहाँ पर जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, के को हम टाइम के साथ में चेंज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, और एक टाइम इंटरवल यहाँ पर ले भी लेंगे। देखिए यहाँ पर डायमेंशन देखिए, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टाइम्स टाइम, वो टाइम को हटा दे रहे हैं। ऐसे ही इसको डिफाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक साइकिल में ले लीजिए टी फुट 1 साइकिल, जैसे एसएचएम कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया टी इक्वल टू 0, यहाँ गया वापस आया, फिर इधर गया फिर वापस आया, ये हो गया 1 टाइम पीरियड उतना। तो के का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सारे कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और जो बच गया वो इंटीग्रेशन के अंदर में आ रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे में जो है सो आपका डी टी है, 0 से टी 0 से टी। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है हाफ। आप बोलोगे कैसे, कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो
1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट, कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख सकते हो। और नीचे में तो आपका टी आ गया ना, ये डी टी का इंटीग्रेशन टी हुआ, उसका लिमिट अपर लिमिट कैपिटल टी, स्मॉल लिमिट लो 0, तो ये हो गया कैपिटल टी। तो ये टी इधर लिख लेते हैं नीचे, इधर कहीं यहाँ पर ले आते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी, ये आ गया, ये हाफ भी है, हाफ भी हो गया। अब यहाँ पर आपका बचा हुआ है 0 टू टी में इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी, लिमिट रख देंगे, वन का हो गया टी और लिमिट रखेंगे 0 टू टी, कॉस का क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट रखिए 2 ओमेगा। वैसे भी देख के कर सकते हैं कि कॉस 2 ओमेगा टी जो है उसको एक पीरियड तक हम यदि ऑसिलेट कराएं तो इसका एवरेज कितना, इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा। कॉस कैसे जाता है, साइनसोइडल तो है ना, ऐसे ही डिपेंड करता है। कॉस यहाँ से, ये 0 हमारा हो गया, ये 0 हो गया। कॉस देखिए ऐसे जा रहा है, एक टाइम पीरियड तक जाना है, कहाँ तक जाना है, अब कॉस 2 ओमेगा टी हो गया यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी रहता तो एक टाइम पीरियड जाते, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते, ठीक है, वो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, वही टाइम पीरियड है, ये टी हमारा है। अब यदि 2 ओमेगा टी हो गया है तो इसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। यदि कोई फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका पीरियडिसिटी है टी, तो यदि हम फंक्शन को यहाँ पे x को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ax प्लस बी, तो इसका पीरियडिसिटी हो जाता है हाफ, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो है ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक जाकर दो दो ठो टी आ जाएगा इसी में। बनाऊँ कैसे से बनाऊँ मैं, मुझे नहीं पता कैसे बनाऊँ, लेकिन दो ठो टी आ जाएगा यहाँ पर, वो ठीक से बना नहीं। और तब वो इसको आप देखोगे एक ही टी में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये 0 हो गया है, जितना इधर है उतना ही इधर है, ये प्लस है ये माइनस है, 0 हो गया, दो टी में भी वो 0 होगा। और नहीं तो यहाँ से लिमिट रख के देख लीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, ये हो गया आपका टी, टी यहाँ कहाँ भूल गए टी। और इधर देखिए इसका वैल्यू पहले टी रखिए फिर 0 रखिए, साइन 2 टाइम्स ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, और इस टी के वैल्यू कैपिटल टी लिखे बाय 2 ओमेगा, इतना आया, माइनस आपकी टी को 0 रखें तो साइन 0 0 आ गया। और ये देखिए टी टी खत्म हो गया, साइन 4 पाई 0 आया, ये 0 हो गया। तो वही मैं बता रहा था पहले से कि यहाँ फिगर देख के भी कहा जा सकता है कि ये 0 होता है। एक टाइम पीरियड में साइन हो या कोसाइन हो, ये साइन है, और यदि ये वाई एक्सिस को यहाँ से हटा के यहाँ कर दें तो अब जो है सो ये कोसाइन हो जाएगा। तो कोसाइन और साइन दोनों में भी एक पीरियड में क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर यदि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उसका पीरियड जो है वो आधा हो जाएगा, तो भी वो 0 ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस तरह से आपका जो है सो ए टी यहाँ से खत्म हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4t टाइम्स टी, टी टी कहाँ से, ये तो टी ऊपर है ना, टी टी खत्म हो गया, देखिए वही एक्जैक्टली आंसर आया, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4। तो ये सभी कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा तब जाके आप बनाओगे, लेकिन फिर भी जेई में यदि एग्जाम में पूछा गया है आपको टाइम बहुत बचाना है तो ये सबसे बेहतर तरीका है। और ऐसे आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना, आपको याद रखना है यहाँ पर, यहाँ तक आप इसको कैलकुलेट करके ले आइए यहाँ तक, राइट, और यहाँ तक लाने के बाद में यहाँ पर जो है सो के का एवरेज जो है सो आप तुरंत यहीं से देख के बताइए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इतना कांस्टेंट हुआ, इसको देख के सीधे आप कह दीजिए कि कॉस स्क्वायर का जो थीटा है उसका एवरेज जो है सो हाफ होता है। और नहीं तो इसका यदि इंटीग्रेशन आप करोगे तो कितना आएगा, वो टी आएगा और नीचे में जो है टी बाई 2 आता है और नीचे में टी हो गया। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज है वो हाफ होता है, और नहीं तो इसको यदि आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये टी आएगा और नीचे में 2t है, टी नहीं टी बाई 2, और ये टी है, तो यहाँ से 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। साइन थीटा का एवरेज 0 वही होता है कॉस थीटा का एवरेज।
साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज, थीटा कुछ भी हो सकता है लेकिन एक पीरियड ऑसिलेशन तक जाना है, इसका एवरेज जो है वहां तक में ले रहे हैं और नहीं तो इन्फिनिटी तक जाना है। ये कितना होगा, ये होगा हाफ। इसको आपको याद रखना है और इसको इस कैलकुलेशन में यहीं पर यूज करके बना सकते हो। इतना लंबा करने का टाइम नहीं है एग्जाम में, अभी घर में कीजिए लंबा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। ये वायर ऑफ लेंथ L and radius R is clamped rigidly at one end. When a force F is applied tangentially to the free end, the angle of twist produced is phi. If the same wire is made of length 2L and radius 2R, and the same force F is applied tangentially, the angle of twist. यहाँ पे देखिए ट्विस्ट के एंगल की बातें कर रहा है। तो ये ट्विस्ट कैसे आएगा, देखिए ये हमारा सिलिंड्रिकल रॉड है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। और इसमें ट्विस्ट लाना है, इसको फिक्स कर देते हैं। एक लाइन एक एंड तो फिक्स करने के लिए बोला, क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया। और दूसरा एंड जो है उसको जो है सो अब हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। देखिए इधर से टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं इसमें। यहाँ पर एक सर्किल है और सर्किल में हर जगह टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। देखिए टेंजेंशियल फोर्स लगाना है इस एंड में। वैसे अंदर में भी वही वैसे ही फोर्स लगेगा, ऐसे करके टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंड जो है सो कुछ देर में यहाँ पर चला जाएगा। ये वाला एंगल कितना हुआ, मान लेते हैं इसको कहते हैं फाई एंगल, ठीक है। इसको जो है हमने फोर्स लगाया और ये थोड़ा सा चला गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ चला आया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फिर कि इसका स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे। आप देखोगे कि इसका स्ट्रेन जो है डिफाइन करने के लिए, ए जो पहले ए वाला लाइन था, ये तो यहीं कहीं फिक्स है, और ए लाइन चला अब बन गया यहाँ ये वाला लाइन हो गया। तो ई स्ट्रेन जो है आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हुआ उसको गामा से डिनोट करते हैं, वो हो गया ए वाला। ये कितना होगा, ए एंगल फाई है, यहाँ पे बड़ा करके बनाते हैं फिगर। ये देखिए ये एंगल आपका फाई है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है छोटा वाला आर है और ये बड़ा डिस्टेंस कैपिटल आर है, रेडियस है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर इसको कह रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको नजर आएगा कि आर फाई होगा। एल इजकल टू थीटा कितना में लिखते हैं, थीटा आर, ये फार्मूला लगा रहे हैं। ये सर्किल है, ये आर्क है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होता है आर थीटा, वही यहाँ पर किए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर है, ये कितना हो जाएगा आर टाइम्स एंगल आर फाई, तो इतना यहाँ पर हुआ। तो इसको देखने के लिए हमें यहाँ से देखना चाहिए था ना, ये जो साइड है इससे ये चला गया उधर। तो स्ट्रेन जो है सो ये आपका हुआ आर फाई होल डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ यदि एल है तो एल। अब देखिए ये स्ट्रेन आया किसके टर्म में, फाई के टर्म में। आर और एल दोनों का डायमेंशन सेम है, ये डायमेंशन लेस है, ये स्ट्रेन हो गया। और ये स्ट्रेन जो आया है यहाँ के वजह से आया है, एक छोटा सर्कल जो दिख रहा है अंदर में उसके वजह से आ रहा है। ऐसे बहुत सारा सर्कल है यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, इसमें एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और सब के वजह से एक फोर्स यहाँ पर अपना टोटल फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना फोर्स आएगा। सो यहाँ पर कितना फोर्स आएगा इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर लिखते हैं इसका जो शियर मॉडुलस है। अब शियर मॉडुलस जो है सो बिल्कुल यंग्स मॉडुलस की तरह ही है। शियर मॉडुलस को जी से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं शियर स्ट्रेस, उसमें क्या कहते हैं सिंपली स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यहाँ पर शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और डिपेंड करता है किस तरह का मॉडुलस है उस तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन तो यहाँ पर अभी मिल गया आपको गामा, और स्ट्रेस जो है इसको हम क्या कहें, सिग्मा कहते हैं। तो ये तो खैर सिंबल है डिफाइन करने के लिए। और सिग्मा को हम कह सकते हैं
फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ये वाला एरिया, ये जो सर्किल छोटा सा कंसीडर किए थे ना, वो वाला एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एरिया। और गामा है 1/गामा। फोर्स हमें, फोर्स है DF, छोटा सा फोर्स है। और ये एरिया कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला 2πr है हुआ, और ये रेडियस यहाँ पर dr है, तो 2πr टाइम्स ये dr, 2πr dr, ये एरिया आया। मैं यहाँ फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो हम एक तो मुंह इसका है इतना बड़ा, उसमें हम एक छोटा सा एरिया लिए हैं, ये सेंटर है, ये वाला एरिया लिए हैं। और ये जो है एरिया है हमारा कितना, इसका रेडियस मैंने r लिया, तो इधर इसका विड्थ कितना लेना पड़ेगा dr, और तब ये जो एरिया है इसका वो हो जाएगा 2πr dr, वही मैंने 2πr dr लिखा है। और ये फोर्स है df इक्वल टू g। और क्या बचा, ये गामा, गामा के वैल्यू लिख देते हैं। गामा देखिए अभी निकाला था, r5/l, r5/l। और यहाँ से फोर्स कितना आया, फोर्स आ गया देखिए 2π/g, ये सारे तो कांस्टेंट हो गए। और देखिए r टाइम्स r² बाय l, ये वाला l इतना है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में। r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस हम यदि r कहते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो r तक गया। ये फोर्स शुरू में कब कुछ नहीं, बाद में ये जो फोर्स लगा सो F है, 2π/g/l, ये आ गया आपका r³/3। इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट रख दिया तो इतना आ गया। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ से जो ये शियर, ये जो एंगल है, ट्विस्ट एंगल है, ये क्या है, ट्विस्ट एंगल है। ये ट्विस्ट एंगल जो है सो कितना हुआ, FL3/2πg टाइम 1/r³। सब तो कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है उसने, 2πg मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट है। अब डायमेंशन इसका रहा L लेंथ और r³ फाई ऐसे डिपेंड करता है। तो ट्विस्ट एंगल जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एंड को आपने फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड में ट्विस्ट आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, वो ट्विस्ट एंगल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ट्विस्ट एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल है L/r³ के। r उसका रेडियस है, सिलेंड्रिकल जो वायर है उसका रेडियस है, और L उसका लेंथ है। लेंथ डबल कीजिएगा तो ये सेम फोर्स से आपको उसका ये ट्विस्ट एंगल डबल हो जाएगा। r को यदि डबल कीजिएगा तो 8 टाइम स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो रड दिया गया था। एक रड में कहा गया था कि हमारा ये जो रेडियस है वो r है और लेंथ l है। ठीक है, और दूसरा जो रड है उसमें कहा गया है हमारा लेंथ को शायद डबल कर दिया है और रेडियस भी डबल कर दिया है। क्वेश्चन में देखिए, इफ द सेम वायर इज मेड, सेम वायर में जी का वैल्यू सेम है, लेंथ इज 2l एंड रेडियस इज 2r, सेम फोर्स F इज अप्लाइड, फोर्स भी अब भी वही अप्लाई किया जा रहा है, तो फोर्स वहां कांस्टेंट हो गया, तो ये 2l हो गया और ए वाला जो है 2r हो गया। तो अब हमें जो ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड होगा, अब नया जो ट्विस्ट है, शुरू का ट्विस्ट फाई है, सेकेंड ट्विस्ट φ2 कितना होगा, तो φ1/φ2, φ1 पहले वाला रड के लिए क्या लिखें, L/r³, दूसरा रड के लिए L कितना है 2l/r³, r के जगह पर 2r कर दिया है, φ1 कितना है वो फाई बोल दिया है क्वेश्चन में, और φ2 हमसे पूछा जा रहा है। L खत्म हो गया, ये कितना आया, r³ भी खत्म हो गया, ये 8/2, सो 4, सो φ2 कितना आया 5/4। ऑप्शन नंबर आपका 1।
आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए कॉमन सेंस यहाँ पर होल्ड करता है या नहीं करता है। ये इसका लेंथ है कम और ये भी आर है, लेंथ को डबल कर दिया गया है और ये जो रेडियस है उसको भी डबल कर दिया गया है। अब फोर्स उतना ही लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स आप लगा रहे हो इसको ट्विस्ट करने के लिए वो सेम लगा रहे हैं, लेकिन एरिया बढ़ गया है, फोर्स उतना ही लगा रहे हैं। तब ये जो इसका ट्विस्ट होगा वो तो कम होगा ही, सेम ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया बढ़ गया ना। वही यहाँ पर भी दिखा रहा है कि लेंथ यदि हम डबल करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। हमारे लिए इजी है, एक तरह से सोच सकते हैं कि टॉर्क हमें सेम फोर्स से ज़्यादा लग रहा है, लेंथ बढ़ा देंगे तो टॉर्क ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा घूम जाएगा, और ये एरिया बढ़ा देंगे तो आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएगा, उतना घट जाएगा एंगल। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चन को बताएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।